हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम रॉबिन्सन क्रूसो के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो बहुत फेमस नावल है और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो इतनी फेमस हुई, उसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या रीजंस है और ऑथर कौन है जिसने इतनी फेमस बुक लिखी। तो ऑथर है डेनियल डेफो। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देखेंगे, फिर कैरेक्टर्स देखेंगे। डेनियल डेफो, वो इनका जन्म हुआ था 1660 में और 1731 तक ये रहे। तो ड्यूरेशन हमें याद रखना चाहिए कि 1660 टू 1731, राइट। अच्छा, ये सिर्फ एक ऑथर नहीं थे, ये नॉवेलिस्ट थे, ये जर्नलिस्ट थे, ये मर्चेंट और पैम्फलेटियर और स्पाई। इसी से समझ में आता है हमें कि बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे ये डेनियल डेफो। और उनका मोस्ट फेमस नावल था रॉबिन्सन क्रूसो, जो 1719 में पब्लिश हुआ। ये आपको ईयर याद रखना भी बहुत टफ नहीं है, 1719। और उनका एक बड़ा फैक्ट है कि ऐसा क्लेम किया जाता है कि बाइबल के बाद अगर कोई टेक्स्ट ट्रांसलेट हुआ है तो वो है रॉबिन्सन क्रूसो। इतनी सारी लैंग्वेज में, मतलब बाइबल ही कितनी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, और उसके बाद अगर कोई टेक्स्ट ट्रांसलेट हुआ है तो वो है रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरा, आपको पता है कि इनको, रॉबिन्सन क्रूसो को कहा जाता है कि ये ही वॉज द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट ऑफ इंग्लिश नावल। मतलब जिन्होंने नावल का कुछ एक तरह से पैटर्न उस तरह के लिखना शुरू कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको पता होगा कि जो टाइम लाइन है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वो हमको टेक्स्ट मिलता है 10th सेंचुरी से मिलता है। तो 10th सेंचुरी में कुछ लिखा गया, तब मतलब नॉर्मन सेक्सन थे और उस समय कुछ लिखा गया। फिर 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी में पूरा अभी नहीं बता पाऊँगी, नहीं तो हम टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे। फिर 13th सेंचुरी में जॉफ्री चौसर आए और उन्होंने 124 टेल्स लिखी, जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स, जिसमें से 100 तो लेजिबल नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, अभी भी समझ में नहीं आती उनकी लैंग्वेज, लेकिन 24 लेजिबल हैं। और जॉफ्री चौसर को कहा जाता है कि वो ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि बहुत एफिशिएंटली उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी। लेकिन टेल्स भी किस फॉर्म में थी, मतलब कहानियाँ भी कविताओं के फॉर्म में लिखी गई, क्योंकि वो तरीका ही वो था। पहले पोइट्री ही एग्जिस्टेंस में आई। लिटरेचर के नाम है तो क्या है, तो पोइटिक फॉर्म में ही सब लिखा जाता था। उसके बाद 15th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में जॉफ्री चौसर आए, फिर 14th सेंचुरी, फिर 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में शेक्सपियर का जन्म हुआ। और उस समय कौन रूल कर रहा था, क्वीन एलिजाबेथ। तो ये एरा ही पूरा एलिजाबेथन एरा कहलाया, क्योंकि उन्होंने सबको फ्री कर दिया था। और आर्ट बड़ा फ्लोरिश हुआ उस टाइम, मतलब लोगों ने खूब अच्छा लिखा, खूब अच्छी पेंटिंग्स बनी, बहुत कला के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। तो तभी शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था और उन्होंने 37 नावल लिखे, 154 सोनेट लिखे, और इस तरह से बहुत ही अच्छा काम हुआ। लेकिन उसके बाद 17th सेंचुरी में का एरा जो है वो प्यूरिटन एरा कहलाया, क्योंकि सोल को प्यूरिफाई करना, आप ऐसे
खुल के लव रोमांस के बारे में नहीं लिख सकते, इस तरह का टाइम आया, इसीलिए उसको प्यूरिटन एरा कहा गया। और इसमें जॉन बनियन, जॉन मिल्टन, इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, पिलग्रिम्स प्रीमे, ये सब इन्होंने लिखा। उसके बाद 18th सेंचुरी जब आया, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बाद 18th सेंचुरी आई, तो 18th सेंचुरी में नॉवेल लिखी गई, मतलब नॉवेल इन्वेंट हुई। पर उसके पहले कहीं ना कहीं लोग उस स्टाइल में आते थे, और डैनियल डेफो उनको कहते हैं कि फर्स्ट नॉवेल या अर्लीस्ट, मतलब जो प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉवेल थे उसमें इनका नाम भी शामिल है कि इन्होंने वो सेट टोन कर दी थी, वो स्टाइल कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत कर दी थी। और फिर 18th सेंचुरी में नॉवेल आई एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ से अच्छा उन्होंने उसको पॉपुलराइज भी किया, और जिसमें क्रेडिट जाता है एफ्रा बहन को और सैमुअल रिचर्डसन को भी जाता है। अच्छा, इसके अलावा डैनियल डेफो ने बहुत सारे पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स भी लिखे, और उसके कारण लोगों को ट्रबल हुआ, और फिर वो उनको कुछ टाइम जेल में भी बिताना पड़ा, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज़ को लिखते हो तो नेचुरली आप टारगेट होते हो, लीडर्स आपको टारगेट करते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। एक बहुत अच्छी बात ये थी कि इनसे इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो इनके राइटिंग का वेट करते थे एक तरह से, और क्योंकि उसमें बड़ा फ्रेश आइडिया होता था तो वो बहुत इनकी राइटिंग को तवज्जो देते थे, और इनसे कंसल्ट भी करते थे कई बार, क्योंकि मतलब बड़े इंटेलिजेंट पर्सन थे ये डैनियल डेफो। तो ये था। और इसके अलावा जैसा हमने अभी इनके बारे में देखा कि वो बड़े प्रोलिफिक और वर्सेटाइल राइटर, जिनका अलग अलग बहुत विषयों पर इनका दखल रहा, और इन्होंने 300 वर्क्स से भी ज़्यादा वो लिखा। बहुत होता है 300 वर्क्स में, जिसमें बुक्स थी, पैम्फलेट्स थे, जर्नल थे, और बड़े डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि पॉलिटिक्स, क्राइम, रिलीजन, मैरिज, साइकोलॉजी एंड सुपरनैचुरल। इन सब विषयों में इनका काफ़ी दखल था, काफ़ी नॉलेज था, इसलिए ये इतना सब लिख पाए, और इस तरह से ये बड़े फेमस रहे, और इससे इनका लेवल रिफ्लेक्ट होता है कि बहुत इंटेलिजेंट थे। अच्छा, इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो अ पायनियर ऑफ बिजनेस जर्नलिज्म। बड़ी बात होती है, बिजनेस जर्नलिज्म के पायनियर थे और इकोनॉमिक जर्नलिज्म के भी पायनियर थे। तो ये बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में हमने देखा कि कितनी डायनेमिक पर्सनालिटी थे डैनियल डेफो, और इसीलिए रॉबिन्सन क्रूसो एक अलग तरह का नॉवेल लिखा गया है ना। तो चलिए अब हम उसके कैरेक्टर्स देखते हैं। अच्छा हाँ, इसके पहले मैंने ये पेज ऐड किया है, क्योंकि इससे यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ, ऐसा कहते हैं कि एक स्कॉटिश सेलर, बड़ा नटोरियस हॉट हेडेड सेलर था, जिनका नाम था अलेक्जेंडर सेलकिर्क। और उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उनकी स्टोरी से डैनियल डेफो को इंस्पिरेशन मिली लिखने की, क्योंकि सेलकिर्क जो थे वो नेवल ऑफिसर थे, और उनके साथ एक घटना घटी कि 1704 में एक शिप जो थी उस शिपरेक हो गया था, मतलब शिप कहीं पर डूब गई थी, कुछ इस तरह का हुआ था, और उसके कारण सेलकिर्क जो थे वो उनको एक आइलैंड है जुआन फर्नांडिस जो आइलैंड था उसमें इनको रहना पड़ा। और कहते हैं कि ये वहाँ 4 साल इन्होंने गुजारे, 1704 से 1709 तक ये वहाँ रहे। और जब ये वापस आए वहाँ से,
तो इनका हीरो जैसा वेलकम हुआ जब ये 4 साल बाद, 4 साल अकेले एक मरूंड आइलैंड में, एक आइसोलेटेड आइलैंड में बिताना बड़ी बात होती है, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। एनिमल्स, पता नहीं, रात को कोई शेड नहीं, पावर नहीं, बिल्कुल खाना पीना नहीं, इस तरह से उन्होंने कुछ निकाला। और वही सब कुछ कहीं काफ़ी हद तक हम रॉबिन्सन क्रूसो की लाइफ में भी देखते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इमेजिन ही करो कि जहाँ ना खाना पीना, कपड़े, जंगल में कैनिबल्स भी होते होंगे, एनिमल्स भी हैं, घर नहीं, कुछ नहीं, तो रहना और 4 साल अकेले गुजारना। पर अलेक्जेंडर सेल्किक के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 1704 से 1709 तक समय निकाला अकेले इस आइलैंड में, जोआन आइलैंड में, और वहाँ से जब वो लौटे तो उनका बहुत हीरोइक वेलकम हुआ। और वहाँ कहते हैं उनकी लाइफ से डैनियल डेफो को इंस्पिरेशन मिली लिखने की। लेकिन ये एक थ्योरी है, कुछ थ्योरी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइमलाइन मैच नहीं करता। डैनियल डेफो ने लिखा जब लिख चुके थे, कोई कहता है वो लिख रहे थे, उन्होंने उनसे आइडिया नहीं लिया, क्योंकि ये जब 9 तक हुआ और डैनियल डेफो की बुक 1719 में पब्लिश हुई, तब तक उन्होंने कुछ लिखा, कोई मतलब अलग अलग थ्योरी है, पर ये भी वन ऑफ द थ्योरीज जो मैंने आपके साथ साझा की। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्ड ऑफ हिज स्टोरी स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, पूरे यूरोप में इनके 4 साल आइलैंड में रहने की चर्चा थी, पर ख़ास तौर पे जो डैनियल डेफो का होम टर्फ था वहाँ सबसे ज़्यादा इस बात का चर्चा हुई, और उससे डैनियल डेफो को आइडिया मिला। बट दैट्स वन ऑफ द थेरीज, पता नहीं सच है कि नहीं। चलिए आप कैरेक्टर्स देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ एन एडवेंचरस स्पिरिट। मतलब किसी किसी को होता है ना कि नहीं, मैं बड़ा, मुझे कुछ समथिंग न्यू हीरोइक करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, चैलेंजेस होते हैं, है ना, कहते हैं मादा चाहिए इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए। तो वो रॉबिन्सन क्रूसो में दिखाया है कि उसमें रहता है। तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि तुम लॉ की स्टडी करो और अपना एक अच्छे शांति से ज़िंदगी निकालो, सब कुछ है। परंतु ये जो लड़का है ये अपने फादर की एडवाइस इग्नोर करता है, और उसको मिडिल स्टेशन लाइफ अच्छी लगती है। मिडिल स्टेशन का मतलब होता है कि ना बहुत एक्सट्रीम हैप्पी और बहुत एक्सट्रीम सैड नहीं, मतलब मीडियोकर लाइफ। तो उसको अच्छा लगता है ऐसी लाइफ में, वो एंजॉय करता है जहाँ पे बहुत दुख नहीं, बहुत चैलेंजेस नहीं। मालूम उसको सी में, पर सी की लाइफ अपने आप में एक बड़ी एडवेंचरस लाइफ है। तो वो इस तरह के उसका जो क्या कहना चाहिए कि उसका टेम्परामेंट ही वैसा होता है रॉबिन्सन क्रूसो का, ऐसा इसमें बताया है। तो वो क्या करता है, वो समुद्र में चला जाता है, वहाँ के एक्सपीरियंस लेता है। शुरू में तो वो मना करते हैं पेरेंट्स, तो माँ के पास जाता है कि फ़ादर को समझाओ। जब फादर नहीं समझते, माँ भी चिल्लाने लगती कि अच्छा खासा घर है, शांति से रहो, लॉ करो और यहीं रहो, एक सुकून की ज़िंदगी गुजारो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। परंतु ये मानता नहीं है, और फाइनली वो कुछ दिन चुप रहता है, उसको फिर जाने की इच्छा होती है, और फिर वो चला जाता है। और फिर 27 साल, इसमें 28 साल लिखा है, पर 27 साल एक बड़े डेजर्टेड आइलैंड में बिताता है। ये ऐसी काल्पनिक स्टोरी है। अच्छा, क्या होता है, ही इज़ नॉट द क्लासिक हीरो, ही पजेसेस मैनी एडमायरेबल क्वालिटीज़। मतलब ऐसा एक बड़ा हीरो यानी एकदम आइडियल नहीं बताया। डैनियल डेफो ने बताया कि उसके अंदर एडमिरेबल क्वालिटीज़ तो हैं, साथ में मतलब परसिस्टेंस है, वो कंटिन्यू करता है किसी चीज़ को, करेज है ना, और इन्वेंटिवनेस है। लेकिन साथ में उसके अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं जो हम बाद में देखेंगे। फिर उसकी जब शिप सिंक हो जाती है, और वो फर्स्ट वॉयेज में जाता है, तो उसकी शिप सिंक हो जाती है, तो उसका फ्रेंड तो ये आइडिया ड्रॉप करता है कि अब मेरे को नहीं जाना आगे। लेकिन ये जो रॉबिन्सन क्रूसो 20 साल का लड़का है, ये कहता है नहीं, मैं तो आगे सी लाइफ में फिर जाऊंगा। और फिर ये उसमें जाता है, सी शोर में, आइलैंड में जाता है, बहुत सारी स्किल्स मतलब लर्न करता है और सरवाइव करता है 27 साल। और जब
उसके आइलैंड में कैनिबल्स भी आते हैं। कैनिबल्स आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग को खाते हैं उनको कैनिबल्स कहते हैं। तो ये उनसे भी बहुत हिम्मत के साथ लड़ाई करता है। और इस तरह इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन डैनियल डेफो ने कहा कि रॉबिन्सन क्रूसो में कुछ ऐसी भी बैड क्वालिटीज़ भी है जो हम अभी जब नॉवेल डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। और इस तरह से वो लोगों को स्लेव बनाता है और कैसे कहते हैं मैनिपुलेशन करता है, ये सब होता है। वो फ्राइडे को छुड़ा कर लाता है, लेकिन उसको पहला शब्द सिखाता ही है कि मुझे मास्टर कहना। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स कहीं इस तरह का बताने की कोशिश की है ऑथर ने कि रॉबिन्सन क्रूसो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर है। तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे स्टोरी तो देखेंगे, पर ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। अब चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्राइडे। फ्राइडे एक नेटिव है, इज़ अ नेटिव हु इज़ सेफ फ्रॉम कैनिबल्स बाय रॉबिन्सन क्रूसो। जैसा अभी हमने देखा कि रॉबिन्सन क्रूसो उसको बचाता है किससे, कैनिबल से। हालांकि ये खुद भी कैनिबल है और ब्लैक स्किन्ड है फ्राइडे, परंतु वो उसको जब ये बचाता है, और हमने अभी देखा कि रॉबिन्सन क्रूसो उसको पहला शब्द जब इंग्लिश का सिखाता है तो मास्टर सिखाता है और कहता है तुम मुझे मास्टर बोलना। तो ये बहुत यानी इजी गोइंग लड़का है। तो ये बहुत अच्छे से विलिंगली अपने आप को सर्वेंट एक्सेप्ट करता है और उस मास्टर कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को। और उसको इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है और वो रॉबिन्सन क्रूसो की हर बात मानने को तैयार होता है। और उसके अंदर बहुत फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, जबकि वो कैनिबल है। जबकि रॉबिन्सन क्रूसो बहुत कम इमोशंस दिखाता है, कभी कभार अपने पेरेंट्स को मिस करता है, कभी बात नहीं करता अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की। जबकि फ्राइडे जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर इमोशंस है, क्योंकि जब उसके पापा को कैनिबल से छुड़ाया जाता है और रॉबिन्सन क्रूसो और फ्राइडे जब उसके पापा को कैनिबल से छुड़ाते हैं, किसके फादर को, फ्राइडे के फादर को, तो ये बहुत हंसता है, मिलता है, खुश होता है, रोता है खुशी में। मतलब इसके अंदर इमोशंस हैं। और ये साथ में उसको रॉबिन्सन क्रूसो से बहुत अटैचमेंट हो जाता है और वो उसके लिए सब मरने के लिए तैयार है, पर उसको बहुत ओबे करता है, उसकी हर बात मानता है। और इस तरह से रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे एक बड़ा इंटेलिजेंट और अच्छा लर्नर है, जल्दी सीखता है हर बात को, बहुत ब्रेव है और बहुत उदार है, जेनरस है, क्रूसो को फॉलो करता है। ठीक है, कैनिबल्स के साथ जब क्रूसो लड़ाई करता है तो ये भी बराबर से सपोर्ट करता है। तो ये फ्राइडे का कैरेक्टर है। अब माइनर कैरेक्टर्स हैं। जब नावल ओपन होती है तो सबसे पहले एक्चुअली हम मिस्टर क्रूसो से ही मिलते हैं। तो मिस्टर क्रूसो माइनर कैरेक्टर है जो रॉबिन्सन क्रूसो के फादर हैं, और वो इसको वॉर्न करते हैं बार बार कि तुम बाहर मत जाओ, सी लाइफ। अच्छा, रॉबिन्सन क्रूसो ने तो कभी सी देखा ही नहीं था बहुत बड़ी एज तक, तो वो डरते भी हैं। वो कहते हैं मत जाओ तुम, सी लाइफ बहुत रिस्की है, परंतु तुम तो लॉ की पढ़ाई करो, एडवोकेट बन जाओ। परंतु ये मानता नहीं उनकी बात। और मिसेस क्रूसो इसकी मदर है, और मिसेस क्रूस जब ये मदर के पास जाता है तो मदर भी उसको समझाती है कि फादर की बात मानो, घर में रहो, पर ये मदर की बात को भी इग्नोर कर देता है। और ये मतलब मदर है, मिस्टर क्रूसो है, मिसेस क्रूसो है, इसका एक फ्रेंड है रॉबिन्सन क्रूसो का जो अर्जेस हिम टू जॉइन वॉयज। तो वही इसको एक्चुअली सपोर्ट करता है कि मैं तो लंदन जा रहा हूँ, शिप से जा रहा हूँ, तुमको चलना तो तुम भी चलो। और फिर इसके बाद इसका भी मन होता है, ये तो उसको ड्रॉप करने जाता है अपने इस फ्रेंड को, लेकिन ये भी शिप में बैठ जाता है और फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर बहुत लास्ट में रॉबिन्सन क्रूसो की वाइफ से हम मिलते हैं, जिससे रॉबिन्सन क्रूसो शादी करता है जब वो ब्राज़ील से लौटता है बहुत 27 साल बाद, और फिर उसको 3 बच्चे होते हैं। अभी हमने देखा कि फ्राइडे के फादर को छुड़ाया जाता, तो इसमें माइनर कैरेक्टर फ्राइडे के फादर भी हैं, जिनको कैनिबल्स से छुड़ाने में कौन कौन मदद करते हैं, फ्राइडे और रॉबिन्सन क्रूसो, है ना। तो ये कैरेक्टर्स हैं।
और भी है इसमें। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोर्चुगीज़ कैप्टन। पोर्चुगीज़ कैप्टन किसको छुड़ाता है? रॉबिन्सन क्रूसो को, और एक और कैरेक्टर है यूरी। यूरी को और रॉबिन्सन क्रूसो को कौन छुड़ा कर लाता है? तो पोर्चुगीज़ का कैप्टन छुड़ा कर लाता है आफ्टर 2 एस्केप, है ना। और कहाँ पे? क्योंकि ये लोग स्लेव, दूसरा वॉयेज जब लेते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, तो ये इनको पायरेट्स इनकी शिप में अटैक करते हैं और इनको स्लेव बना लेते हैं और ये मोरक्को ले जाते हैं। तो वहाँ पे कौन छुड़ा कर लाता है इनको वहाँ से? पोर्चुगीज़ कैप्टन छुड़ा के लाता है। तो ये एक कैरेक्टर है। उसके बाद द स्पैनियार्ड। स्पैनियार्ड इज़ अ प्रिजनर rescued from the natives by Robinson Crusoe, and together they make a plan to escape from the island. तो ये स्पैनियर्ड एक प्रिजनर है और ये और रॉबिन्सन क्रूसो साथ में भागने का प्लान बनाते हैं, आइलैंड से भागने का प्लान बनाते हैं, ठीक है। और फिर एक और कैरेक्टर है यूरी। यूरी इज़ अ यंग स्लेव बॉय हु हेल्प्स रॉबिन्सन क्रूसो एस्केप कैप्टिविटी इन अफ्रीका। जब ये मोरक्को में बंधक बनाए जाते हैं तो यूरी किसकी मदद करता है? रॉबिन्सन क्रूसो को भी वो पायरेट्स बंधक बना लेते हैं, तो यूरी उनकी मदद करता है और इस तरह से वो लोग भाग जाते हैं, है ना। कौन? यूरी और रॉबिन्सन क्रूसो। किसके किसके चंगुल से? मोरक्को, सॉरी, ये साउथ जो अफ्रीकन जो पायरेट्स होते हैं उनके चंगुल से, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश कैप्टन अलग है और पोर्चुगीज़ कैप्टन अलग है। तो इंग्लिश कैप्टन कौन है? इंग्लिश कैप्टन हेल्प्स रॉबिन्सन क्रूसो रिटर्न फ्रॉम द आइलैंड टू इंग्लैंड आफ्टर क्रूसो हेल्प्स हिम ओवरथ्रू अ म्यूटिनी ऑन हिज शिप। तो ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी हेल्पफुल है रॉबिन्सन क्रूसो के लिए। अभी हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर मूर जो है, जिसका नाम है, मूर इज़ द लोकलाइट वन पर्सन, जैसे इंडियन है वैसा होते हैं, जिसका नाम इस्माइल है। और ये कौन है? इज़ द मैन whom Robinson Crusoe tricks into helping supply the longboat and whom Crusoe then pushes into the water as he and Yuri escape from the slavery. तो ये जो मूर इस्माइल है, ये इसको धोखे में बाहर लेके आते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, जब इनको पायरेट्स बंधक बनाते हैं तब मोरक्को में। और फिर ये इसको इस्माइल को अपने साथ लेकर आते हैं बाहर, और वहाँ पर एक बोट में इसको भी लेके जाते हैं और उसको पानी में धक्का दे देते हैं और खुद भाग जाते हैं। कौन? यूरी और रॉबिन्सन क्रूसो। पायरेट, जैसे अभी हमने देखा, पायरेट का भी रोल है। पायरेट जो होते हैं वो मोरक्कियन सी कैप्टन, है ना। तो द पायरेट इज़ अ मोरक्कियन सी कैप्टन हु टेक्स रॉबिन्सन क्रूसो इनटू स्लेवरी, जो कि उनको, वो एक पायरेट जो कि रॉबिन्सन क्रूसो को स्लेव बना लेता है। एंड वन मोर कैरेक्टर, वेल्स इज रॉबिन्सन क्रूसोज नेबर, जो उनका नेबर है ब्राज़ील में, और हु ओन्स द नियर बाय प्लांटेशन। एक बहुत ही माइनर कैरेक्टर है वेल्स, राइट। अब फाइनली पूरी स्टोरी अगर हम अभी तो करेंगे डिस्कस, तो क्या देखते हैं हम लास्ट में? इट डिस्क्राइब्स हाउ रॉबिन्सन क्रूसो डिज़ायरिंग एडवेंचर इग्नोर्स हिज पेरेंट्स एडवाइस एंड एम्बार्क्स ऑन अ सी वोएज। वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता, सी में चला जाता है। एंड हिज शिप इज़ शिपरेक्ड एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ स्ट्रेंडेड अलोन ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। 3 बार उसके साथ कुछ होता है। फाइनली उसकी जो लास्ट वाली शिप है वो पूरी टूट जाती है और फिर ये अपने आप को एक बड़े अकेले आइलैंड में पाता है, जहाँ वो 27 साल गुजारता है। और उस किससे? और उसी बीच में वो कैनिबल्स से भी एनकाउंटर होता है और फाइनली किसी तरह से रेस्क्यू हो जाता है और सेफली वापस आ जाता है। तो ये है नॉवेल का कैरेक्टर। हम बहुत जल्दी इसके बारे में भी बात करेंगे, स्टोरी के बारे में। थैंक यू सो मच।